मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, ये सेकंड लेसन है। मतलब कि मनोविज्ञान में जांच किस तरह से किया जाता है, उसकी कौन कौन सी विधि है। तो इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ सीख पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य एवं स्वरूप की व्याख्या करेंगे कि मनोवैज्ञानिक जांच जो है उसका क्या लक्ष्य होता है और उसका क्या स्वरूप होता है। इस चीज़ की व्याख्या कर पाएंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त विविध प्रकार के पद्धतों को समझ सकेंगे। मनोवैज्ञानिक जो है ये अपने प्रयोग की विधि के द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, किस तरह से सूचना को प्राप्त करते हैं, उस चीज़ को समझ पाएंगे। प्रदत्त का मतलब होता है सूचना, डाटा। तीसरा चीज़ क्या सीख पाएंगे, तो मनोवैज्ञानिक जांच की कुछ महत्वपूर्ण विधियों को जान सकेंगे। मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक जांच है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो विधि है उस चीज़ को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। चौथा चीज़, प्रदत्त विश्लेषण की विधियों को समझ सकेंगे। मतलब कि जो भी सूचना मिलेगा उसका विश्लेषण करने की कौन कौन सी विधि है उस चीज़ को समझेंगे ये चैप्टर के अध्ययन करने के बाद। लास्ट क्या बात चीज़ सीख पाएंगे हम कि मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाओं एवं नैतिक विचारों को सीख सकेंगे। मनोवैज्ञानिक जो भी जांच है उसकी क्या सीमा है और उसका नैतिक विचार क्या है, इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ विषय वस्तु है, मतलब कौन कौन चीज़ विषय पढ़ना है, सब्जेक्ट। तो इसका सबसे पहले हमें परिचय पढ़ना है। परिचय के बाद के टॉपिक जिसे यहाँ दिया गया है परिचय, फिर परिचय के बाद हम लोग ये जो सेकंड टॉपिक दिख रहा है मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, तो मनोवैज्ञानिक जांच के क्या क्या लक्ष्य होता है यहाँ टॉपिक से समझेंगे आगे। और इस लक्ष्य में हम लोग जांच के लक्ष्य में दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण और दूसरा अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप, कि मनोवैज्ञानिक जो सूचना है उसका स्वरूप कैसा होगा, किस तरह का होगा। उसके बाद पढ़ेंगे मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ, कि जो मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियाँ हैं इस चीज़ को जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे विधि में प्रेक्षण विधि आएगा, उसके बाद प्रयोग का एक उदाहरण देखेंगे जो एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि पढ़ेंगे, उसके बाद सहसंबंधनात्मक अनुसंधान, उसके बाद सर्वेक्षण अनुसंधान, फिर सर्वेक्षण विधि का उदाहरण एक देखेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण देखेंगे, उसके बाद व्यक्ति अध्ययन कि किसी भी व्यक्ति का अध्ययन कैसे कर पाते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। प्रदत्त विश्लेषण यानी जो भी हमें सूचना मिलता है उस सूचना का हम कैसे विश्लेषण करेंगे, तो वो दो तरह से, एक परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। मतलब एक परिमाण के आधार पर इस विधि के द्वारा हम विश्लेषण कर पाएंगे और दूसरा गुणात्मक यानी कि गुण के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाएं, कि मनोवैज्ञानिक जो जांच किया जाएगा वो उसकी सीमा कितना होगा। उसके बाद नैतिक मुद्दा पढ़ेंगे, फिर प्रमुख पद जो उसमें मेन टर्म रहेगा उसको देखेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिचय, कि आखिर इस चैप्टर का परिचय क्या है। तो हम लोगों ने इसके पहले भी जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा कि मनोविज्ञान अनुभवों, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। मतलब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि मनोविज्ञान जो है वो अनुभव, व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, इन सभी चीज़ों का सम्मिलित अध्ययन जो है वही साइकोलॉजी है। अब इस चैप्टर में हम लोग जानना चाहेंगे या फिर आगे जानने का प्रयास करेंगे कि मनोवैज्ञानिक इन गोचरों का अध्ययन कैसे करते हैं। मतलब कि अनुभव, व्यवहार या फिर जो हमारी मानसिक प्रक्रिया होता है, इन चीज़ों को मनोवैज्ञानिक किस तरह से जानने का प्रयास करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, ये चीज़ जानेंगे। अगर इसको अदर वर्ड में बात करें, दूसरे शब्दों में, तो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिक किन विधियों का उपयोग करते हैं ये भी जानेंगे, कि जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया है इस चीज़ के स्टडी के लिए मनोवैज्ञानिक जो हैं ये कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं।
अन्य मनोवैज्ञानिक की भांति, मतलब अन्य वैज्ञानिकों की भांति, जो अन्य वैज्ञानिक करने का मतलब कि जैसे ये कोई रसायन शास्त्री हो गया, या फिर भौतिक शास्त्री हो गया, या फिर जीव विज्ञान शास्त्री हो गया, इस तरह से अदर यानी कि जो अन्य वैज्ञानिक हैं, सेम उसी वैज्ञानिक की भांति मनोवैज्ञानिक भी जिन विषयों का अध्ययन करते हैं उनका वर्णन, पूर्व कथन, व्याख्या तथा नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मनोवैज्ञानिक औपचारिक तथा व्यवहारिक परीक्षणों द्वारा प्रश्नों का समाधान करते हैं। मतलब कि व्यवहारिक जो परीक्षण है उसके द्वारा प्रश्न प्रस्तुत करते हैं और फिर उसका नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ के लिए उनको क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक औपचारिक तथा व्यवहारिक परीक्षणों द्वारा प्रश्न का समाधान करते हैं और फिर अपनी अध्ययन विधियों के कारण ही मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक क्रियाकलाप कहलाता है। और फिर मनोवैज्ञानिक अनेक अनुसंधान विधियों का उपयोग करते हैं क्योंकि मानव व्यवहार अनगिनत होते हैं। मतलब कि मानव व्यवहार जो है, ये मानव व्यवहार लिमिटेशन यानी कि लिमिट में नहीं होता है बल्कि अनगिनत होता है, तथा एक विधि से ही सबका अध्ययन संभव नहीं होता है। मतलब कि अगर ऐसा सोचें कि एक ही विधि से हम सभी चीज़ों का अध्ययन कर ले, सभी व्यवहारों का, तो ये संभव नहीं होता है। मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षण, प्रयोग, सहसंबंधनात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन विधियों का उपयोग किया जाता है। मतलब इस जो प्रयोग है ये प्राय रूप से सामान्य रूप से किया जाएगा। इस अध्याय में यानी कि मनोविज्ञान में जांच की विधियों में, इस अध्याय में मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, सूचनाओं तथा प्रदत्तों के स्वरूप जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में एकत्र करते हैं से परिचित होंगे और साथ ही मनोविज्ञान के अध्ययनों में प्रयुक्त होने वाली अनेक विधियों के विस्तार तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से भी परिचय होगा। मतलब कि अलग अलग मुद्दों से भी कुछ जानकारी मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा, उसे परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे परिचय के बाद कि मनोवैज्ञानिक जांच के आखिर लक्ष्य क्या है। तो किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य भी होते हैं जो कि इस प्रकार है। मतलब कि अदर जो और भी वैज्ञानिक हैं, चाहे भौतिक शास्त्री हैं या फिर दार्शनिक हैं या फिर रसायन शास्त्री हैं, उन्हीं की तरह मनोवैज्ञानिक के भी जांच के कुछ लक्ष्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। क्या है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन, किसी भी चीज़ का वर्णन करेंगे। सेकंड चीज़ क्या आएगा, प्रिडिक्शन यानी कि पूर्व कथन। उसके बाद व्याख्या, एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। फिर व्यवहार का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, जो व्यवहार होगा उसका किस तरह से कंट्रोल होगा, इस चीज़ को नियंत्रण के तहत देखेंगे। और इस प्रकार अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीकों से अनुप्रयोग, फिर उसका हम एप्लीकेशन करेंगे और फिर तब जा कर के हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। तो जिस तरह से विज्ञान के लिए भी 5 तरह का प्रयोग है, तो इसमें भी है। सबसे पहले वर्णन करना होता है, उसके बाद पूर्व कथन आता है, फिर हम एक्सप्लेनेशन देंगे यानी व्याख्या करेंगे, फिर उस पर नियंत्रण हासिल करेंगे और उसके बाद जिस तरह से आवश्यकता होगा उस तरह से अप्लाई यानी कि एप्लीकेशन अनुप्रयोग कर लेंगे। इसमें ये जो सारा जितना पद दिया गया है, अब इन पदों की व्याख्या करेंगे, इन पदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पद है वो देखेंगे, वर्णन है कि आखिर ये वर्णन क्या है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम व्यवहार अथवा किसी घटना का यथासंभव सही वर्णन करते हैं। इससे किसी व्यवहार विशेष को अन्य व्यवहारों से अलग करने में सहायता मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, शोधकर्ता विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों का परीक्षण करना चाहता है। अध्ययन की आदतों में विविध प्रकार के व्यवहार आ सकते हैं। मतलब कि जब वो पढ़ाई करेगा तो अलग अलग प्रकार की
उसमें व्यवहार आ सकता है। जैसे सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना, नियमित यानी कि नियत कार्य समय पर प्रस्तुत करना, अध्ययन अनुसूची की योजना बनाना, नियत कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना, मतलब कि डेली जो आप रूटीन किए हैं उसके अनुसार कार्य करना, दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्यों की समीक्षा करना आदि। ये सभी सारा चीज़ हम देखेंगे कि शोधकर्ता जब विद्यार्थी अध्ययन करेगा तो उन सभी चीज़ों में हम इन सारा चीज़ को देख सकते हैं। शोधकर्ता एक वर्ग विशेष में भी कई सूक्ष्म विवरण हो सकते हैं। शोधकर्ता अध्ययन की आदत का जो अर्थ समझता है उसे उसका वर्णन करना चाहिए। मतलब जो शोधकर्ता है उसको जो कुछ भी आदत का अर्थ समझता है वो अर्थ का वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार के विवरण में व्यवहार विशेष का उल्लेख आवश्यक होता है जो उसको समझने में सहायता करता है। मतलब सबसे पहले वर्णन जो है, तो वर्णन में इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी होता है कि कोई भी चीज़ हमें जिस तरह से भी पता चले उसका हमें वर्णन करना आवश्यक होता है। सेकंड चीज़ पूर्व कथन। तो पूर्व कथन देखेंगे क्या होता है। तो पूर्व कथन वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन है। यदि आप व्यवहार को सही समझने तथा उसका वर्णन करने में सक्षम हैं तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों, घटनाओं अथवा गोचरों के संबंध को सरलतापूर्वक जान सकते हैं। मतलब कि अगर आप व्यवहार को सही समझने और उसका वर्णन करने में सक्षम हैं तो एक व्यवहार जो विशेष व्यवहार होगा उसके घटना, उसे जो भी संबंधित गोचर से संबंधित कोई भी चीज़ रिलेट रहेगा तो उसको हम सरलतापूर्वक जान सकेंगे। ऐसी स्थिति में आप इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कतिपय दशाओं में कुछ त्रुटियों के साथ वह व्यवहार विशेष घटित हो सकता है। मतलब कि कुछ घटनाओं में, त्रुटियों में देखेंगे कि उस गलती के साथ साथ वह जो व्यवहार होगा वह विशेष घटित हो सकता है। मतलब कि जैसा आप अनुमान कर सकते हैं उसी तरह से अगला व्यवहार कर सकता है। उदाहरण के लिए देखेंगे जैसे अध्ययन के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न विषयों के अध्ययन, समय की मात्रा एवं उपलब्धियों के बीच धनात्मक संबंध की स्थापना कर सकता है। बाद में यदि आपको ज्ञात होता है कि एक बालक विशेष अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देता है तो आप इस बात का पूर्व कथन कर सकते हैं कि वह बालक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। मतलब कि अगर कोई बालक जो है वो अगर पढ़ने के लिए, विशेष अध्ययन के लिए ध्यान देता है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो जब परीक्षा होगा, उसका एग्ज़ाम होगा तो वो अपने एग्ज़ाम में कुछ अच्छा अंक प्राप्त करेगा, अच्छा अंक ला सकता है। फिर देखेंगे आगे कि पूर्व कथन प्रेक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर अधिक सही होता है। जितने अधिक लोगों का प्रेक्षण किया जाएगा पूर्व कथन सही होने की संभावना उतनी अधिक होगी। तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे, जो तीसरा था वो व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है आखिर? तो व्याख्या मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करना है। मनोवैज्ञानिक मूलतः यह जानना चाहते हैं कि व्यवहार किन कारणों से घटित होता है और वे कौन सी दशाएं हैं जिनमें व्यवहार विशेष घटित नहीं होता है। मतलब कि मनोवैज्ञानिक जो है यह क्लियरली रूप से जानना चाहता है क्या कि व्यवहार जो है वो किन कारणों से घटित होता है और वे कौन सी दशा हैं जिसमें व्यवहार विशेष घटित नहीं होता है। उदाहरण के लिए किन कारणों से कुछ बच्चे अपनी कक्षा में अधिक ध्यान देते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में कुछ बच्चे जो हैं वो अध्ययन हेतु अधिक समय क्यों नहीं देते हैं। अतः यह उद्देश्य
अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार के निर्धारकों अथवा पूर्ववर्ती दशाओं की पहचान करने से संबंधित होता है, जिससे दो परिवर्तियों यानी वस्तुओं अथवा घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सके। इसका जो चौथा मेन चीज़ है, वो चौथा लक्ष्य है नियंत्रण, कि उस चीज़ पर हम नियंत्रण को किस तरह से लागू करेंगे। तो यदि नियंत्रण देखेंगे, यदि आप व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेते हैं तो आप उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण तीन बातों से संबंधित होता है: किसी व्यवहार विशेष को घटित कराना, उसे कम करना अथवा बढ़ाना। उदाहरण के लिए, आप चाहें तो अध्ययन करने के घंटों को उतना ही रहने दें अथवा आप उन्हें कम कर सकते हैं या फिर उसमें वृद्धि कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपचारों द्वारा चिकित्सा के रूप में व्यक्तियों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह नियंत्रण का एक अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा लक्ष्य है जांच का, वो है अनुप्रयोग। इसी से लक्ष्य हमारा समाप्त होगा यहीं से। तो अनुप्रयोग क्या है, और जब हम उसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि वैज्ञानिक जांच का अंतिम लक्ष्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। मतलब कि मनोवैज्ञानिक का जो सबसे अंतिम लक्ष्य होता है वो लक्ष्य यही है कि लोगों के जीवन में हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। विभिन्न दशाओं में समस्याओं का समाधान करने के लिए ही मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। इन प्रयासों के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता ही मनोवैज्ञानिक के मूल लगाव का विषय होती है। उदाहरण के लिए इन एग्जाम्पल देखेंगे तो मालूम चलेगा कि योग एवं ध्यान के अनुप्रयोग से दबाव की मात्रा कम करके दक्षता बढ़ाई जाती है। वैज्ञानिक जांच नए सिद्धांतों अथवा निर्मितियों के विकास के लिए भी की जाती है, जिनमें भविष्य में भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। देखिए ऐसे कार्य जो है वो भविष्य में भी किए जाते हैं, इस चीज़ को पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की चरण, कि मनोवैज्ञानिक जो अनुसंधान है इसके क्या चरण हैं। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।